तो आज हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हाल में तनाव और टकराव हुआ उस पर गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान रणनीतिक तौर पर विजेता बनकर उभरा है। हाँ, और हमारा मकसद है इसी दावे को समझना। हम देखेंगे जैसे अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी मतलब DIA की रिपोर्ट क्या कहती है, फिर एक कथित ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र है, उस पर बात करेंगे। संघर्ष की जो मुख्य घटनाएं थीं और ईरान ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इन सब पर नजर डालेंगे। बिल्कुल, ये देखने के लिए कि ये स्रोत आखिर क्यों कह रहा है कि ईरान रणनीतिक रूप से जीत गया। हाँ, मतलब किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं DIA की रिपोर्ट से, अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। ये रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें माना गया कि हाँ, ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ, नुकसान भी हुआ, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुए। सही कहा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि जमीन के नीचे जो गहरी सुरंगें हैं उनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम काफी हद तक सुरक्षित है। ये उन शुरुआती दावों से काफी अलग है ना, जिनमें कहा जा रहा था कि सब तबाह हो गया। हाँ बिल्कुल, पहले तो ऐसी खबरें थीं। और इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। हाँ, दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें संकेत मिलते हैं कि ईरान ने शायद हमले से पहले ही अपनी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, जैसे वो 60% तक संवर्धित यूरेनियम है, जो हथियार बनाने के काफी करीब माना जाता है। बिल्कुल, वो यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज मशीनें, इनको शायद कहीं और हटा दिया था। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ बुलडोजर दिखे, ट्रकों की गतिविधियां दिखी जो इसी ओर इशारा करती हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, यानी कार्यक्रम रुका नहीं, बस शायद कुछ महीने पीछे चला गया। हाँ, तो इस विश्लेषण के मुताबिक ईरान के पास अब भी इतना यूरेनियम है कि अगर वो चाहे तो शायद 2-3 परमाणु हथियार बना सकता है। हाँ, अगर उसे और संवर्धित किया जाए तो कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये मामला सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं था, है ना? इस विश्लेषण में और भी बातें हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण एक कथित ऑपरेशन राइजिंग लायन का जिक्र करता है और इसका नाम भी बड़ा सांकेतिक है। ये पुराने ईरानी झंडे से जुड़ा है जिसमें शेर और सूरज होता था। हाँ, वो शाह के समय का प्रतीक था, पश्चिमी समर्थक शासन का। सही। तो आरोप ये लगाया गया है कि अमेरिका और इजराइल का असली लक्ष्य सिर्फ परमाणु ठिकानों को तबाह करना नहीं था, बल्कि ईरान में जो खामनी शासन है उसे हटाकर एक पश्चिमी समर्थक सरकार लाना था। मतलब एक तरह से रेजिम चेंज। अच्छा, और इसके लिए तरीका क्या बताया गया है? मतलब कैसे करते हुए? ये स्रोत के अनुसार योजना थी कि ईरान के लोगों को भड़काया जाए और खास तौर पर निशाना बनाया जाए IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अफसरों को, जबकि जो नियमित सेना है उसे छोड़ दिया जाए, ताकि अंदरूनी फूट पड़े। हाँ बिल्कुल, ताकि अंदरूनी फूट पैदा हो, शायद गृह युद्ध जैसे हालात बने, एक तरह की फूट डालो राज करो वाली नीति। और इसी दौरान ईरान ने यह दावा भी किया कि उसने 700 मोसाद एजेंट पकड़े हैं। हालांकि ये एक ऐसा दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि आप जानते हैं मुश्किल है। हाँ, ये दावे तो होते रहते हैं। अच्छा, अब जरा घटनाओं के क्रम को देखें। 13 जून को इजराइल ने हमला किया। तेहरान, इस्फहान, करमानशाह जैसे शहरों में धमाके हुए और नतांज, अराक, पारचीन जैसे जो महत्वपूर्ण परमाणु ठिकाने थे उन्हें निशाना बनाया गया। हाँ, और फिर ईरान ने पलटवार किया, सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से कुछ तो तेल अवीव तक पहुंची। ऐसी खबरें आईं कि इजरायली सेंट्रल मिलिट्री कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया और जो उनका आयरन डोम रक्षा प्रणाली है वो भी उतनी असरदार नहीं रही। और अमेरिका की क्या भूमिका रही इसमें? अमेरिका ने देखिए शुरू में थोड़ी दूरी दिखाई थी, लेकिन बाद में इजराइल की मदद की और ईरान को चेतावनी भी दी। यहाँ ईरान की रणनीति पर गौर करना दिलचस्प है, जैसा कि ये स्रोत बताता है। हाँ बिल्कुल, पहली बात तो ये कि ईरान ने प्रॉक्सी गुटों पर, मतलब जैसे हिजबुल्ला या हूती हैं, उन पर निर्भर रहने के बजाय सीधे मिसाइलों से जवाब दिया। इससे उसने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। ये एक बड़ा बदलाव था उनकी तरफ से। हाँ, और दूसरी बात, ये प्रतिक्रिया सोची समझी थी। मतलब शक्ति प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम की बात आई उसे फौरन स्वीकार कर लिया। इससे एक बड़ा व्यापक युद्ध टल गया और ईरान अपने मुख्य लक्ष्य यानी परमाणु कार्यक्रम और शासन को स्थिर रखना, इसमें कामयाब रहा। कम से कम इस विश्लेषण का तो यही तर्क है। और एक और कदम उन्होंने उठाया। हमलों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA उसके साथ सहयोग कम करने या खत्म करने का बिल पास किया। इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है? स्रोत का मानना है कि इससे ईरान को भविष्य में अपने परमाणु कार्यक्रम को और ज्यादा गुप्त रूप से आगे बढ़ाने की छूट मिल सकती है और ये परमाणु मुद्दे पर उसकी स्थिति को और मजबूत करता है एक तरह से। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के निष्कर्ष पर। क्या अमेरिका और इजराइल के जो कथित लक्ष्य थे वो विफल रहे?
जैसे वो ऑपरेशन राइजिंग लायन और शासन बदलने की योजना, क्या वो नाकाम हुई? इस स्रोत का निष्कर्ष तो यही है। और वो जो बड़ी अमेरिकी सैन्य तैयारी की खबरें थीं, 32 टैंकर एयरक्राफ्ट, यूएसएस निमित्ज का मध्य पूर्व आना, उसका क्या हुआ? इस स्रोत के अनुसार ये लक्ष्य हासिल नहीं हुए और उस सैन्य तैयारी का पूरा उपयोग भी नहीं किया गया, और नतीजा ये हुआ कि ईरान इन हमलों के बावजूद रणनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। उसने अपनी सैन्य ताकत दिखाई, शासन परिवर्तन की कथित कोशिशों को नाकाम किया, परमाणु मुद्दे पर बढ़त हासिल की और मध्य पूर्व में एक प्रमुख शक्ति के तौर पर अपनी स्थिति को और पुख्ता किया। तो संक्षेप में कहें तो इस विश्लेषण का नजरिया ये है कि ईरान ने न केवल सैन्य हमलों का सामना किया, बल्कि अमेरिका और इजराइल की जो कथित बड़ी योजनाएं थीं, उनको भी विफल कर दिया। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी रणनीतिक हैसियत को बेहतर बना लिया। निश्चित रूप से ये एक मजबूत दावा है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। और हाँ, ये सोचने वाली बात है कि ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को आगे कैसे प्रभावित करेगा और ईरान भविष्य में अपनी इस कथित बढ़त का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, खासकर अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभावों के संदर्भ में। ये आगे देखने वाली बात होगी।